आज का वीडियो में मैं आप सभी के लिए काफ़ी सुंदर प्रश्न लेकर आया हूं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। प्रश्न है आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। ठीक है, हमने दो प्रश्न लेकर आया है, दोनों प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिएगा, आपको तो कई प्रश्न यहां पे देखने को मिलेगा, बट मेनली रूप से दो प्रश्न आपको जो है देखने को अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, मैं बता दूं, यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी FON का ज़बरदस्त प्रश्न है। रिवीजन का क्लास आपका 1 है। ठीक है, रिवीजन का क्या है, क्लास 1 है। तो चलिए करते हैं शुरू। कहता है नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषता लिखिए। क्या करना है, नर्सिंग प्रोसेस एंड इसके विशेषता को बताना है। सबसे पहले हमको नर्सिंग प्रक्रिया के बारे में बताना है, नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। ओके, चलिए। नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रक्रिया क्या है, नर्सिंग प्रक्रिया एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ओके, जिसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, रोगी की सेवा की योजना बनाना, उसके बाद सेवा को रोगी पर लागू करना और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है। सबसे पहले अगर आपसे कोई विशेषता पूछे कि नर्सिंग प्रक्रिया है क्या, तो देखिए नर्सिंग प्रक्रिया प्रक्रिया के मतलब क्या होता है कि प्रोसेस में चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना। तो वही चीज़ें है, नर्सिंग प्रोसेस एक जो है क्रमबद्ध, एक सीरियल प्रोसेस है, एक क्रम में होता है। जैसे एक के बाद दूसरा, ठीक है, दूसरा के बाद जो है तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पाँचवा, यानी यह एक क्रम में चलता है। नर्सिंग प्रोसेस एक क्रम में चलता है, समझ गए। अब इसके चलने क्रम में क्यों चलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत रोगी के स्वास्थ्य के मूल्यांकन से लेकर देखभाल तक स्टेप बाय स्टेप जो है काम को किया जाता है, समझ गए। जैसे रोगी के सेवा का योजना बनाना, उसके बाद सेवा को रोगी पर लागू करना, और उसके बाद जो भी देखभाल किए हैं उसका कितना इफेक्टफुल रहा है, कितना प्रभाव पड़ा है, उसका मूल्यांकन करना शामिल है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या चीज़, नर्सिंग प्रोसेस। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए नर्सिंग प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, सबसे पहले जो है आपके एक लोइस नोलेस थे। ठीक है, एक लोइस नोलेस थे। लोइस नोलेस ने 1967 में इन्होंने 5DS दिया। क्या दिया, 5DS दिया। इस 5DS के इस्तेमाल करते हुए इन्होंने नर्सिंग प्रक्रिया को पब्लिश किया, प्रकाशित किया। समझ गए। 5DS कहने का अर्थ है कि D फॉर डिस्कवर मीन्स खोजना। ठीक है, D फॉर डेल्व मतलब गहन अध्ययन करना, और D मतलब डिसाइड मतलब निश्चय करना, और D मतलब लागू करना, और D मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब मूल्यांकन करना। यानी यही 5 जो है आपके स्टेप हैं। यही 5 स्टेप आगे देखिएगा, आप चरण देखिएगा तो वो चरण तो अलग है, बट आपको एक समझना पड़ेगा कि 1967 में लोइस लोनेस थे, नोलेस थे, इन्होंने 5DS दिया। ठीक है, 5DS दिया। इन्होंने इस 5DS के इस्तेमाल करते हुए नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित किया, समझ गए, प्रकाशित किया। 5DS का इस्तेमाल करने का मतलब है कि 5 गो D। पहला D का मतलब खोजना, मतलब डिस्कवर करना। दूसरा है डेल्व मतलब उस पर गहन अध्ययन करना, और तीसरा है डिसाइड मतलब निर्णय लेना, निश्चय, योजना बनाना, एंड डी मतलब है लागू करना, एंड डी मतलब है डिस्क्रिमिनेंट मतलब मूल्यांकन करना। समझ गए। तो ये आपका 5D है, 5DS है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे है, यह जो प्रक्रिया है, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो देखभाल है, इसके क्या जो है महत्व होते हैं, इसके जो है क्या विशेषता है, हमें नर्सिंग प्रक्रिया के विशेषता यानी इसके कैरेक्टरिस्ट को बताना है। नर्सिंग प्रक्रिया क्या विशेषता होता है, इसके विशेषताओं को बताना है। ओके, विशेषता क्या है, तो नर्सिंग प्रक्रिया एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रक्रिया क्या है, यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। ओके, चलिए, यह एक अब योजनाबद्ध कैसे है, क्योंकि इसमें योजना बनता है, समझ गए, इसीलिए इसे योजनाबद्ध प्रक्रिया कहा गया है। यह लक्ष्य की ओर ध्यान में रखते हुए की जाती है। अब जो नर्सिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या करना है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया अपनाया जाता है, योजना बनाया जाता है। ठीक है, इसका ये सब विशेषता है। इससे परस्पर व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो है परस्पर इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत संबंध स्थापित होते हैं। समझ गए, स्टेप बाय स्टेप से एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का विकास होता है। मतलब नर्स पेशेंट या पेशेंट को जो है लगता है कि हमें सहयोग मिलेगा, ऐसे भावना जो है विकास होता है, समझ गए, एक दूसरे के प्रति। आगे है, यह मरीज को केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है। मतलब इसमें नर्सिंग प्रोसेस जो है मरीज को केंद्र में रखा जाता है, और यह सभी प्रक्रिया जो है पाँचों स्टेप जो है पूर्ण किया जाता है। समझ गए।
यह प्रक्रिया अपने निश्चय चरणों में पूर्ण होती है। क्या होती है? यह जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, अपने निश्चित चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है? निश्चित चरणों में पूर्ण होती है। ओके, आगे चलते हैं। यह प्रक्रिया चक्रीय यानी साइक्लिक रूप से संचालित रहती है। क्या होती है? यह जो प्रक्रिया है साइक्लिक रूप से यानी चक्रीय रूप से संचालित होती रहती है। चक्रीय कहने का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पाँचवां, पाँचवां के बाद फिर से एक पर, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर से एक पर, यानी यह साइक्लिक जो है चलते रहता है। नर्सिंग प्रक्रिया के जो चरण है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पहला जो चरण है वह दूसरा जो है पहला चरण जो है वह दूसरा से रिलेटेड है। ठीक है? फिर दूसरा जो है वह तीसरा से रिलेटेड होगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये चरण। ठीक है? अब चरण कहें या प्रक्रिया कहें वही बात है। यह विश्व स्तर पर लागू होता है। अब ये जो नर्सिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यह स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन यह स्टेप बाय स्टेप जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही तौर पर लागू होता है। समझ गए? ये जो पांचों प्रोसेस है पूरे विश्व में कहीं भी देखभाल में इसी 5 चरण का उपयोग किया जाता है। समझ गए? यह गतिशील प्रक्रिया डायनेमिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? यह गतिशील प्रक्रिया होती है, डायनेमिक प्रोसेस होती है। ओके, आगे चलिए। नर्सिंग प्रक्रिया का अब जो हम प्रक्रिया पढ़े हैं वो तो विशेषता हम लोग समझ गए। ठीक है? विशेषता समझ गए। अब विशेषता समझ गए तो हमें जो है इसका उद्देश्य व महत्व को भी समझाना है। मीन्स इसके जो है पर्पज और इम्पोर्टेंस को भी समझाना है। समझ गए चीज़ों को कि एक्सप्लेन पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है? तो इसके हमको जो है उद्देश्य और महत्व को भी क्या करना है? समझाना है। ओके, नर्सिंग प्रक्रिया के उद्देश्य मतलब पर्पज, मतलब यह क्यों आया, यह प्रक्रिया जो है क्यों आया, इसके क्या उद्देश्य है। तो इसके प्रक्रिया के उद्देश्य निम्नलिखित है। चलिए उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य है कि मरीज के स्वास्थ्य स्तर का मूल्यांकन करना। अब स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होता है उसको हमको अच्छा से करने में अच्छा लगता है, स्टेप बाय स्टेप करने में, तो इसीलिए मरीज के स्वास्थ्य स्तर के मूल्यांकन करने के लिए जो है यह प्रक्रिया आया। मरीज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु यह प्रक्रिया जो है इसलिए आया ताकि मरीज का जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसे पूरा किया जाए ध्यान में रखते हुए। समझ रहे हैं चीज़ों को? मरीज की रोग की रोकथाम करने हेतु ये प्रक्रिया इसलिए आया ताकि जो मरीज है उसके रोगों को, उसके डिजीज को रोकथाम किया जाए। ठीक है? मरीज के स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करने हेतु यह इसलिए आया ताकि जो स्वास्थ्य है उसको फिर से सही किया जाए, पुनर्स्थापना किया जाए। समझ गए? मरीज की संभावित एवं वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं को पता लगाने हेतु। अब चूंकि यह एक प्रोसेस है, प्रोसेस में होता है, तो इसीलिए जो है इसे लाया गया ताकि मरीज में जो भी संभावित और जो भी वास्तविक स्वास्थ्य के समस्या है उसको पता लगाने हेतु। ओके, आगे है शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्रोत्साहित करना। इसका एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी था कि मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करना, लाभ देना, स्वास्थ्य में प्रोत्साहित करना, यह भी इसका जो है क्या है? लाभ है, प्रोत्साहित करना। ठीक है? मरीज का स्वास्थ्य स्थिर रखने में मदद करना। इससे होता यह है कि जो मरीज है उसके स्वास्थ्य को स्थिर रखने में, मतलब अच्छा बनाकर उसे स्थिर रखने में मदद करता है यह प्रोसेस। ओके, आगे है मरीज के असाध्य स्थिति में शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए सहारा प्रदान करना। अगर मरीज के अब आखिरी चरण है, उसे अब कुछ चीज़ नहीं हो सकता है, मृत्यु के कगार पर है, तो यह स्टेप जो है मरीज को शांतिपूर्ण मृत्यु दिलाने में भी जो है सहारा प्रदान करता है यह प्रक्रिया। ठीक है? तो यह जो है इसका उद्देश्य हो गया कि यह जो प्रक्रिया है क्यों आया, इसका क्या उद्देश्य है, बता दिए। आगे चलिए। आगे है नर्सिंग का महत्व। अब ये जो नर्सिंग प्रोसेस है इसका महत्व क्या है, तो उद्देश्य तो समझ गए। अब यहाँ पे महत्व को समझिए कि आखिर ये जो नर्सिंग प्रोसेस है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, मरीज की देखभाल में निरंतरता बनी रहती है। इससे होता यह है कि जो मरीज है उसके देखभाल में इसका महत्व ये है कि कंटिन्यूटी जो है बना रहता है। समझ गए? इस प्रोसेस के अंदर यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा में सहायता करती है। अब ये होता यह है कि इसमें क्वालिटी जो है चिकित्सा मिलता है व्यक्ति को। समझ गए? यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा से सहायता करती है। ओके, यह सुनिश्चित चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। यह क्या करता है? सुनिश्चित चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। समझ गए? यह गतिशील होती है, मतलब यह हमेशा जो है यह प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस चलते रहता है, इसीलिए इसे गतिशील कहा गया है। ओके, अच्छे परिणाम मिलने पर नर्सों को संतोष और प्रोत्साहन मिलता है। अब ये प्रोसेस का ये महत्व इंपॉर्टेंस है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए जिस भी मरीज को देखा जाता है और उसे अगर अच्छा होता है, अच्छा परिणाम मिलता है, तो नर्स को सेटिस्फेक्शन मतलब संतोष और जो है मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता है। समझ गए?
यह मरीज एवं नर्स के बीच प्रभावी संप्रेषण स्थापित करने में मदद करती है। ये क्या करती है? यह मरीज और नर्स के बीच में जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है स्थापित करने में मदद करती है। ठीक है, इससे मरीज के लिए योजनाबद्ध देखभाल प्रदान करने में सहायता मिलती है। समझ गए? इससे होता यह है कि मरीज के लिए जो प्लानिंग, जो योजनाबद्ध देखभाल होता है, उसको प्रदान करने में सहायता मिलती है। समझ रहे हैं चीज़ों को? इससे नर्स का प्रोफेशनल विकास होता है। इससे जो नर्स का है वह नर्स का जो है प्रोफेशन यानी उसके व्यवसाय में, उसके काम काज में विकास होता है। ठीक है, इसके द्वारा पूरी स्वास्थ्य टीम को आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। अब यह प्रक्रिया का ये महत्व है कि चूंकि यह बहुत सारे बेनिफिट देता है, यह संतुष्टि देता है, तो इससे पूरे स्वास्थ्य टीम को भी संतुष्टि मिलता है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, इससे रोगी के स्वास्थ्य स्तर में भी उन्नति एवं वृद्धि होती है। इससे क्या होता है कि इससे जो है रोगी के स्वास्थ्य स्तर में भी उन्नति और वृद्धि होती है। समझ गए चीज़ों को? तो ये इसका महत्व हो गया और ऊपर इसका उद्देश्य था। उद्देश्य के मतलब कि ये चीज़ें क्यों है और महत्व का मतलब कि इसका क्या जो है उपयोग है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। समझ गए चीज़ों को? तो दोनों बता दिए। बाकी आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। बाकी अगर ये चीज़ें आप समझ गए नर्सिंग प्रोसेस है क्या, तो इसको जो है आप खुद से लाइन बाय लाइन आप लिख सकते हैं। कुछ भी पूछे, उद्देश्य पूछे, महत्व पूछे, विशेषता पूछे। समझ गए? बता दिए, आगे चलिए। अब यहाँ पे टोटल मैंने इसका इंग्लिश दे रखा है, तो जो भी मेरे डियर है आप आराम से जो है इसके इंग्लिश को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं क्योंकि बड़ी ही आसान भाषा में यहाँ पे लेक्चर दिए गए हैं। ठीक है, अब आता है नर्सिंग प्रोसेस, यानी नर्सिंग प्रोसेस के चरण। तो सबसे पहले चरण में आपको ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीच में रोगी होता है और इसके चारों साइड से जो है पांचों जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, केंद्र में मरीज होते हैं। ओके, नर्सिंग प्रक्रिया के 5 घटक है। अब एग्जाम में आपसे हो सकता है नर्सिंग प्रक्रिया के चरण पूछ ले या नर्सिंग प्रक्रिया के घटक पूछ ले, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए। सबसे पहला है आकलन असेसमेंट। क्या होता है? सबसे पहला है आकलन असेसमेंट। दूसरा है नर्सिंग निदान, नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, तीसरा है प्लानिंग मतलब योजना, एंड चौथा है इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वय, एंड पांचवा है इवैल्यूएशन। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये आपके 5 हो गए। आकलन हो गए, नर्सिंग निदान हो गए, योजना हो गए, क्रियान्वय हो गए और मूल्यांकन हो गए। चीज़ों को समझ गए? सबसे पहले क्या होगा? आकलन होगा। इस प्रक्रिया के चरण में सबसे पहला चरण है असेसमेंट का, दूसरा चरण है नर्सिंग निदान का, तीसरा चरण है योजना बनाने का, चौथा चरण है क्रियान्वय मतलब कार्य करने का, और पांचवा चरण है मूल्यांकन का, जो कि लास्ट में देखा जाता है कि जो हम किए हैं कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है। ओके, ये 5 जो है चरण है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 चरण है आपको एकदम सीरियल याद रखना पड़ेगा। समझ गए? अगर सीरियल नहीं याद रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आकलन, नर्सिंग निदान, योजना और क्रियान्वय और मूल्यांकन, ये पांचों याद रखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। पहला है आकलन। आकलन क्या होता है? सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, समझ लीजिए। आकलन का मतलब होता है यह नर्सिंग प्रक्रिया का प्रथम चरण है। पता है, आकलन में नर्स द्वारा मरीज की स्वास्थ्य समस्याओं का पता किया जाता है कि मरीज के अंदर क्या जो है समस्या है, वह इनसे जो है जुड़ी हुई तथ्य को जो है फैक्ट को एकत्रित कलेक्ट किया जाता है। समझ गए? समस्या से जुड़ी हुई इन तथ्यों के आधार पर मरीज के देखभाल प्रदान करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा रोगी के स्वास्थ्य संबंधी सूचना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आकलन में ही होता है कि मरीज का जो है समस्या के बारे में पता किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है हिस्ट्री को, जिससे सूचना, स्वास्थ्य समस्या और स्वास्थ्य के क्या आवश्यकता है, इन सब का आकलन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आकलन किया जाता है। मीन्स बीमारियों के बारे में, मरीज के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि यह आकलन क्यों किया जाता है, तो रोगी के बीमारी का मूल्यांकन करने के लिए, नर्सिंग समस्या का जांच करने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य समस्या को निश्चित करने के लिए कि क्या समस्या है, और एकत्रित जानकारी को नियोजित करने के लिए। ओके, चलिए। अब यहाँ पे देखिएगा आकलन के क्या क्या साधन हैं। तो आकलन हम कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं, कैसे मरीज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उसके स्वास्थ्य के बारे में, समस्याओं के बारे में जो है सूचना ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो पहला होता है अवलोकन, मीन्स ऑब्जर्वेशन, पहला अवलोकन के जरिए। दूसरा है इंटरव्यू, मरीज का साक्षात्कार के जरिए पता कर सकते हैं। तीसरा है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए। चौथा है काउंसलिंग के जरिए, एंड पाँचवा है क्लिनिकल रिकॉर्ड के जरिए, यानी पूर्व के जो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड है, दिखाता है ना, मरीज तो एक लंग नहीं दिखाता है, कई जगहों पर दिखाता है। तो पूर्व के क्लिनिकल रिकॉर्ड, काउंसलिंग, शारीरिक एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये 4 तरीके से जो है हम लोग असेसमेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा है नर्सिंग निदान। अब नर्सिंग निदान कहने का मतलब है कि यह नर्सिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इसके अंतर्गत नर्सिंग जो है आकलन द्वारा एकत्रित किया जा गए आंकड़ों तथा तथ्यों का विश्लेषण करके रोगी की स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है। अब यहाँ पे नर्सिंग निदान में होता यह है कि प्रथम वाला जो आकलन वाला था उसमें जो भी चीज़ कलेक्शन किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सूचना, जो भी चीज़ें का इकट्ठा किया जाएगा, हिस्ट्री, उसके आधार पर नर्स जो होती है नर्सिंग में जो है क्या किया जाता है कि विश्लेषण करके जो भी स्वास्थ्य समस्या का पता लगता है उसको निश्चित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या होगा, बीमारी को निश्चित किया जाता है, यानी स्वास्थ्य समस्या को निश्चित किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे यही चीज़ें हैं, समझ गए। अब इसका क्या उद्देश्य होता है आपके सामने में है कि नर्सिंग आकलन में एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना, रोगी के समान स्वास्थ्य का क्रिया स्तर की जांच करना, रोगी के असमान क्रियाओं को पहचानना, नर्सिंग निदान को क्रमबद्ध करना, तथ्यों को क्रियान्वय करना, ये दूसरे स्टेप नर्सिंग निदान में किया जाता है। ओके, आगे है योजना। अब तीसरा स्टेप है योजना। अब योजना में होता यह है कि जैसे यह तीसरा स्टेप है, इसके अंतर्गत रोगी के क्या आवश्यकता है, बीमारी से जुड़ी हुई, देखभाल से जुड़ी हुई उसे क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो है रोगी को जो है क्या किया जाता है, योजना बनाया जाता है, समझ गए। और पहले जो है उसका प्राथमिकता दिया जाता है, जो सबसे गंभीर हो उस चीज़ का पहले योजना बनाया जाता है, पहले उसका देखभाल किया जाता है। तो यही योजना बनाना प्लानिंग होता है, जहाँ पे फिक्स किया जाता है कि कैसे हमें देखभाल करना है, कौन से रोग का पहले किससे देखभाल, किस मरीज को पहले देखभाल करना है। तो यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है, प्लान बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लानिंग बनाने के लिए जो है प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है कि पहले किससे प्रायोरिटी देना है। दूसरा है आसान्वित परिणाम, नर्सिंग केयर प्लान बनाना। तो ये जो है आपके प्लानिंग होता है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना भी जो है प्लानिंग के अंदर ही आता है, जिसमें ये फिक्स किया जाता है कि मरीज को क्या क्या देना है, क्या सुविधा देना है, क्या देख रेख देना है, किस मरीज को सबसे पहले हमें देख रेख करना है। ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से। तो ये प्लानिंग में तय किया जाता है। ओके, एंड चौथा है क्रियान्वय, इम्प्लीमेशन यह चौथा स्टेप होता है, और इसके अंतर्गत नर्स अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके जो है वह क्या करती है, वह काम को शुरू करती है। मीन्स जो भी प्लानिंग बनाई है, जो भी योजना बनाई है, उस पर काम करना शुरू करती है चौथे स्टेप क्रियान्वय में। यानी मरीज को देख रेख, उनके सभी गतिविधियों पर ध्यान देना, रक्षा करना, तमाम चीज़ों का देखभाल करना शुरू कर देती है। इस चौथे स्टेप में बीमारी के हिसाब से देख रेख करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। क्रियान्वय का क्या उद्देश्य है, क्रियान्वय का उद्देश्य है नर्सिंग योजना एवं योजना के चरणों को बनाना यहाँ पे। ठीक है, रोगी के उपचार उपलब्ध कराना, रोगी के लिए प्राथमिकता निश्चित करना कि पहले किसे देखना है, नर्सिंग सेवा उसके चरणों को क्रियान्वित करना, मरीज का पुनः निर्धारण, रीअसेसमेंट करना। तो ये जो है प्रक्रिया चरण जो है चौथा क्रियान्वय। क्रियान्वय का मतलब क्या होता है कि काम को शुरू कर देना। ठीक है ना, तो यही होता है चौथा चरण में। पाँचवा है इवैल्यूएशन, और यह पाँचवा व अंतिम आखिरी चरण है, जिसमें नर्स द्वारा प्रदान की गई नर्सिंग क्रिया के बारे में निष्कर्ष जो है निकाला जाता है। समझ गए। अब इसमें निष्कर्ष निकालने का अर्थ है कि 1 से लेकर जो 4 स्टेप तक जो भी नर्स काम की है, इस चारों स्टेप का क्या क्या परिणाम मिला है, क्या कुछ पॉजिटिव परिणाम मिला है, या फिर मरीज में कोई सुधार नहीं हुआ है, जो भी देख रेख अभी तक हुआ उससे मरीज में कोई सुधार हुआ भी, या ऐसे ही जो है यह प्लानिंग, यह जो है चरण चल रहा है। अगर मरीज को सुधार हुआ है तो ठीक होता है, अगर नहीं सुधार है तो पुनः शुरू से जो है क्या करते हैं, ये चरण को शुरू करते हैं। तो यही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है कि अपने रिजल्ट को भांपना, समझने चीज़ों को, कि रिजल्ट देखना कि हमने जो पढ़ाई किया उस हिसाब से मेरे रिजल्ट आए हैं या नहीं आए हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए, अब मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के आधार पर प्राप्त परिणामों की तुलना करना। ओके, सेवा योजना में भूल की पहचान करना। ठीक है, आगे है प्रक्रिया के प्रभावों व दुष्प्रभावों का पता लगाना, नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा करना। तो ये जो है आपके इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना से संबंधित है। तो मैंने यहाँ पे 5 चरण बता दिया, 5 चरण का क्या मतलब है मैंने बता दिया, और यह 5 चरण किस काम लिए आता है मैंने ये सब बता दिया। बाकी
PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डिटेल से खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे प्रश्न पर। यहाँ टोटल मैंने इसको इंग्लिश में दे दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो भी इंग्लिश वाले डियर है अपना इंग्लिश में, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आप सोचिएगा मैं लाइन बाय लाइन करके एकदम एक एक चीज़ रटा दूँ तो ये कोई नहीं आपको करा पाएगा, समझ गए। कॉलेज में देते हैं 2-2 लाख 4-4 लाख फीस देते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं, कोई गारंटी रहता है नहीं। और यहाँ पे मैं आपको इतना मेहनत करके PDF सब चीज़ वीडियो दे रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, खुद से थोड़ा नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर बेकार है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। आप खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि 5 चरण है तो 5 चरण को कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो चीज़ बता ही दिए। अगर मान के आपको डिटेल में नहीं आता है तो कम से कम 5 चरण तो लिखिएगा ना, 5 चरण या किस किस पाँचों चरण का क्या मतलब है, इतना तो लिखिएगा ना। तो यही सब चीज़ लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे, प्रश्न है मेरा। अब आगे प्रश्न वो आएगा, वो भी काफ़ी शानदार प्रश्न है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पे एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न इसके साथ में ही पूछता है कि सर्जिकल आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज के नर्सिंग देखभाल, ठीक है। क्या है कि सर्जिकल आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज के लिए नर्सिंग देखभाल, मतलब एक सर्जरी वाला पेशेंट है, वह सर्जिकल आईसीयू जो वार्ड होता है, इस आईसीयू वार्ड में भर्ती है, ठीक है। आईसीयू में कौन भर्ती होता है, क्रिटिकल। तो एक सर्जरी वाला क्रिटिकल पेशेंट है जो आईसीयू वार्ड में भर्ती है, तो उसको हम देखभाल कैसे करेंगे, चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है। आगे चलिए। क्या है कि रोगी के जैविक चिन्ह व श्वसन मार्ग को चेक करना। क्या चीज़ कि रोगी के जैविक चिन्ह यानी वाइटल साइन और श्वसन मार्ग को चेक करना, ठीक है। सबसे पहले कोई भी पेशेंट है, कहीं भर्ती है, तो पहला नर्स का यही दायित्व होता है कि वह वाइटल साइन, जैविक चिन्ह को, श्वसन मार्ग को चेक करते रहे हमेशा समय समय पर। आगे है, चूँकि यह एक सर्जिकल पेशेंट है तो कहीं ना कहीं उससे घाव होगा ही होगा, तो घाव की ड्रेसिंग और ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना चाहिए कि कहीं से वह सर्जरी वाले स्थान से कोई मवाद पस तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। आईवी ट्यूब, ठीक है, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब, कैथेटर आदि का देखभाल करें। अब सर्जिकल पेशेंट आईसीयू में भर्ती है तो डिफिनिट है सर्जरी हुआ है, तो आईवी ट्यूब भी लगा होगा, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी लगा होगा, कैथेटर भी लगा होगा, तो इन सब का भी देखभाल करेंगे, ठीक है। रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करना व बेड शोर से बचाने के लिए बार बार स्थिति बदलना। अब बेड पर पड़ा पेशेंट है तो कहीं ना कहीं उससे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार स्थिति चेंज करना पड़ेगा। आगे है, चिकित्सा के आदेशानुसार आईवी ड्रिप द्वारा फ्लूइड प्रदान करना। क्या चीज़, डॉक्टर के आदेशानुसार आईवी ड्रिप द्वारा फ्लूइड प्रदान करना, ठीक है। आगे है कि रोगी के पोषण स्तर को जांच करना। क्या चीज़ कि रोगी के जो पोषण स्तर है उसको जांच करना। रोगी को इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना, मतलब रोगी अगर जितना पानी पी रहा है उस हिसाब से टॉयलेट वो अपना त्याग रहा है या नहीं त्याग रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से भोजन कर रहा है तो उसका मल उतना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इनटेक आउटपुट चार्ट का मतलब यही होता है कि जितना लिया है उतना दे रहा है कि नहीं, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर असमानता दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना, यह भी जो है एक देखभाल का हिस्सा है। रोगी के शरीर में द्रव आयतन के समान स्तर को बनाए रखना। अब बॉडी में जो भी फ्लूइड है, जो द्रव है, उसके आयतन को समान स्तर पर बनाए रखना, ठीक है। रोगी के आवश्यकता अनुसार व्यायाम करना। क्या चीज़ कि रोगी के आवश्यकता अनुसार जो है नीड के हिसाब से एक्सरसाइज करना, यह जो है आपके क्या है, यह 10 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये एक सर्जिकल वाले पेशेंट के लिए देखभाल था। आपके मन में और सारे अगर देखभाल से रिलेटेड पॉइंट बने तो आप इस 10 के अलावा 20 तक भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन लॉजिकल वाला लिखिएगा। फालतू के पॉइंट लिखिएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ऐसा लिखिएगा कि हाँ वास्तव में एक सर्जिकल वाला पेशेंट और आईसीयू वाला पेशेंट है, उसको ये देखभाल हो सकता है, तो वैसे आप बिल्कुल 20 तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि हाँ इस प्रकार से सोच सोच के लिखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इसका इंग्लिश मैंने दे रखा है तो आप आराम से इसके इंग्लिश को भी कर सकते हो, ठीक है। अब आ गया एक अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न 10 नंबर में पूछता है, इस बार पूछ भी सकता है। प्रश्न है, ज्वर या बुखार से क्या मतलब है, बुखार के कारण, चिन्ह व लक्षण बताएं। तो सबसे पहले बुखार का मतलब क्या होता है कि बुखार का मतलब है जिससे शरीर का तापमान बढ़ने लगे, 99 फ़ारेनहाइट से अधिक हो और बीमारी के कारक जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अतः 99 फ़ारेनहाइट या इतना डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तापमान होने को ज्वर या बुखार कहते हैं। सीधा समझिए कि 99 फ़ारेनहाइट या इतना सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर तापमान किसी को हो रहा है तो उससे बुखार के अंदर ही हम लोग लेते हैं, समझ गए। चलिए,
ये हो गया। अब ये बुखार होने का अलग अलग कारण हो सकता है। किसी किसी को इन्फेक्शन के कारण बुखार आता है, किसी किसी को जो है डिहाइड्रेशन जल के कमी के कारण भी बुखार आता है, कितने को सर्जिकल चोट या सर्जरी होने पर भी बुखार आता है, ठीक है। किसी को क्रशिंग इंजरी यानी कुचल देने पर भी जो है क्या होता है, बुखार आता है। एलर्जिक रिएक्शन में भी बुखार आता है। तो ये सब पाँचों जो है आपके कारण हैं जहाँ पे बुखार आ सकते हैं। और भी कारण है जैसे दर्द होने पर, घाव होने पर, इन सब में भी जो है बुखार आता है। बुखार तो नॉर्मली एक आपके शरीर का एक टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना को बुखार कहते हैं। अब वो कोई भी कारण से हो सकता है, यह एक सहायक लक्षण में भी दिखता है, समझ गए, क्योंकि अन्य बीमारियों के कारण भी बुखार आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा चीज़ है। बुखार के चिन्ह व लक्षण क्या होते हैं, तो बुखार के चिन्ह लक्षण ये है कि जिसको भी बुखार आता है तेज और उथला सांस होने लगता है, उसका नाड़ी दर जो है बढ़ जाता है, बढ़ी हुई हृदय धड़कन हार्ट बीट जो होता है बढ़ जाता है, व्यक्ति का मुंह सूखने लगता है, जल की कमी हो जाती है, समझ गए, और व्यक्ति जो है डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, समझ गए, और भी सर दर्द होता है, तापमान जो है बढ़ा हुआ दिखाई देता है, समझ गए, तो घबराहट सा आता है व्यक्ति को। तो ये सब साइन एंड सिम्टम है। चीज़ों को समझ गए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि ज्वर या बुखार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर। ओके, क्या करना है, डिफरेंट टाइप को जो है हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि बुखार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बुखार को बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है। तो चलिए हम देखते हैं, जितना हो सके प्रकार को हम लोग समझेंगे। पहला है ऑनसेट या इसी को इन्वेंशन फीवर कहते हैं। ऑनसेट या इन्वेंशन, ऑनसेट का मतलब होता है कि यह बुखार का प्रारंभ का समय होता है जब बुखार चढ़ता होता है, तो इसीलिए इसे ऑनसेट कहते हैं, ज्वर का प्रारंभ समय, ठीक है। तो जब बुखार का जब शुरुआती समय होता है वहाँ पे मरीज को बुखार जो है चढ़ रहा हो तो उसे ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण कहते हैं, समझ गए। तो ऑनसेट पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है अधिकतम ज्वराक्रांत या अंतरावस्था, जब मरीज के शरीर का तापमान अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंच चुका हो और काफ़ी समय तक लगभग एक जैसा बना रहा हो, उसे अधिकतम ज्वराक्रांता कहते हैं। मानिए अगर मरीज में 104 फ़ारेनहाइट बुखार है और 104 फ़ारेनहाइट बुखार है और काफ़ी समय तक 104 से न हिल रहा है न डुल रहा है, तो इसी को हम लोग अधिकतम ज्वराक्रांत या अंतरावस्था कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। चलिए आगे है, तीसरा है ताप शांति या इसी को ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप शांति या इसी को ह्रास कहते हैं, डिक्लाइन कहते हैं, ठीक है। डिक्लाइन के मतलब है कि जब मरीज का उच्चतम स्थिति में पहुंचे हुए तापमान का पुनः समान अवस्था में आने की अवधि को ताप शांति या ह्रास कहते हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है ताप शांति या ह्रास, कि जब मरीज का उच्चतम स्थिति में पहुंचे हुए तापमान का पुनः समान अवस्था में आने की जो अवधि होती है उसी को ताप शांति या ह्रास कहते हैं। डिक्लाइन ये भी एक फीवर है जहाँ पे मरीज को होता है कि बुखार हाई पर जाता है और हाई पर से जाने के बाद जब लो पर आने में जो समय लगता है इसी को ताप शांति या फिर हम लोग ह्रास कहते हैं, समझ गए। ज्वर के एकाएक उतरने को संक्रमण ह्रास, डिक्लाइन बाय क्राइसिस, मतलब अगर बुखार एकाएक अचानक से उतरने लगे तो उसे संक्रमण ह्रास यानी डिक्लाइन बाय क्राइसिस, अथवा ज्वर के धीरे धीरे कम होने को ज्वर उपनाशक यानी डिक्लाइन बाय लाइसिस, यानी बुखार अगर अचानक से उतरने लगे एकाएक तो उसे क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। और अगर बुखार धीरे धीरे कम हो तो उसे लाइसिस कहते हैं। तो दोनों के अंतर समझ गए। अब ये होता है क्राइसिस, आप क्या समझे, संक्रमण ह्रास, बढ़े हुए तापमान जो है कुछ घंटों में या दिनों में एकाएक समान हो जाना संक्रमण ह्रास कहलाता है, ठीक है। अब एक क्राइसिस आप लोग समझ गए कि अचानक से उतरना, तो उस अब ये ट्रू होता है और ये फॉल्स होता है। एक होता है ट्रू क्राइसिस, एक होता है फॉल्स क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस में अचानक से तापमान गिरेगा, समझ गए, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में अचानक से गिरने लगेगा। लेकिन लाइसिस में होता है कि यहाँ पे जो है बुखार धीरे धीरे जो है उतरता है, यानी चढ़ उतर होगा और धीरे धीरे जो है आकर 2 से 3 दिन या सप्ताह भर लगता है डाउन होने में। तो यह लाइसिस होता है उपशमन, जहाँ पे फीवर धीरे धीरे उतरता है। ओके, छठा है निरंतर ज्वर या स्थिर ज्वर, इसी को कांस्टेंट फीवर या कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं। निरंतर ज्वर या स्थिर फीवर का मतलब है कि यह वह फीवर है जिसमें सुबह शाम में तापक्रम का अंतर 2 डिग्री से अधिक नहीं होता है एवं जो कई दिनों या सप्ताह तक समान न हो।
निरंतर कहने का मतलब है कि वैसा फीवर, वैसा ज्वर जो सुबह और शाम में होता हो, तो इन सुबह और शाम के जो तापमान का अंतर है वह 2 डिग्री से अधिक नहीं होता हो। मतलब अगर सुबह 100 है तो शाम में अगर 102 है, तो इन दोनों में जो अंतर होगा ज़्यादा 2 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होगा, एवं जो कई दिनों या सप्ताहों तक समान नहीं होता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट या कंटिन्यूअस कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि एक जगह एक स्थिति में रुके होना। तो कई दिनों, कई सप्ताहों तक अगर सुबह शाम के तापमान में अगर 2 डिग्री से अधिक अगर नहीं आ रहा है, 2 डिग्री का ही आसपास का अंतर रह रहा है कई दिनों से कई सप्ताह तक, तो फिर हम समझते हैं कि यह निरंतर या स्थिर ज्वर है। ओके। सातवां है अल्पविरामी रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब है कि इसमें सुबह शाम के तापक्रम में 2 डिग्री से अधिक का अंतर रहता है। क्या होता है कि इसमें सुबह शाम के तापक्रम में 2 डिग्री से अधिक का अंतर रहता है, परंतु समान नहीं रहता है। अब हम लोग जो कांस्टेंट फीवर में देखे हैं कि 2 ही डिग्री का अंतर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम का होगा। लेकिन अल्पविरामी रेमिटेंट फीवर का मतलब है कि इसमें सुबह शाम के तापक्रम में, मतलब सुबह और शाम इन दोनों के तापक्रम में 2 डिग्री से अधिक का अंतर रहता है। जहाँ पे कांस्टेंट में 2 डिग्री से अधिक का नहीं था, तो यहाँ पे 2 डिग्री से अधिक का रहेगा, परंतु समान नहीं रहता है। परंतु क्या होगा, एक समान नहीं रहता है। रेमिटेंट में सुबह और शाम के तापमान में एक समान नहीं रहता है। ओके। आगे है इंटरमिटेंट है, यानी इसी को क्वाइटिडियन फीवर कहते हैं। क्वाइटिडियन फीवर इंटरमिटेंट, सविरामी या इसी को दैनिक ज्वर कहते हैं। इसमें तापमान सुबह की तुलना में शाम को अधिक रहता है। सविरामी समझिए, इंटरमिटेंट समझिए। इंटरमिटेंट कहने का मतलब है कि इसमें तापमान सुबह की तुलना में शाम को अधिक रहता है। ध्यान में रखिएगा कि सविरामी या दैनिक ज्वर में सुबह की तुलना में शाम में जो है बुखार का तापमान अधिक रहता है। तापमान समान अथवा असमान स्तर से अपनी अधिकतम सीमा तक चढ़ सकता है, तत्पश्चात समय अवधि के बाद समान हो जाता है। मतलब समय देखते हुए या किसी को 5 बजा और बुखार धीरे धीरे चढ़ने लगता है, 7 बजे तक जो है वह अपने उच्चतम टेम्परेचर पर जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, नॉर्मल होगा। और जैसे ही फिर सुबह होगा तो थोड़ा सा बुखार चढ़ेगा, जो कि शाम वाला से कम होगा। तो सविरामी या दैनिक ज्वर में यही होता है कि सुबह की तुलना में शाम में तापमान अधिक रहता है। समझ गए। 9वां है इन्वर्स फीवर मीन्स विलोम फीवर। विलोम फीवर कहने का मतलब है कि इसमें सुबह के समय तापमान उच्चतम होता है तथा शाम को न्यूनतम होता है। जिस प्रकार से अभी ऊपर देखे हैं इंटरमिटेंट में कि शाम में ज़्यादा होगा सुबह कम होगा, उसी प्रकार से इन्वर्स उसका उल्टा है। इन्वर्स में होगा ये कि शाम में ही कम होगा, सुबह में उच्चतम होगा तापमान, तो वह विलोम ज्वर होता है, इन्वर्स फीवर होता है। ओके। चलिए 10वां है पक्का ज्वर या दोलायमान ज्वर, इसी को हेक्टिक या स्विमिंग फीवर कहते हैं। जब उच्चतम ज्वर एवं न्यूनतम ज्वर के बिंदुओं के बीच अधिक अंतर हो तो उससे पक्का ज्वर कहते हैं। पक्का ज्वर का मतलब है कि जब तापमान का उच्चतम और न्यूनतम बिंदु जो है इन दोनों में ज़्यादा अंतर होगा तो फिर उसे दोलायमान ज्वर या पक्का ज्वर कहते हैं, हेक्टिक फीवर। ओके। पुनरावृत्ति रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर इसी को पुनरावृत्ति या प्रत्यावर्ती ज्वर कहते हैं। इसमें ज्वर एक या अधिक दिनों के लिए समान हो जाता है, परंतु पुनः चढ़ जाता है। इसमें होता यह है कि जो बुखार होता है, पुनरावृत्ति, रिलैप्सिंग का मतलब है, पुनरावृत्ति का मतलब ही होता है कि फिर से, ठीक है ना। तो इसमें ज्वर एक या अधिक दिनों के लिए समान हो जाता है, मतलब 1-2 दिन ठीक रहेगा और फिर से जो है चढ़ने लगेगा, या 1 सप्ताह ठीक हो जाएगा और फिर से जो है बुखार आने लगेगा। मतलब पुनरावृत्ति या प्रत्यावर्ती ज्वर उसी को कहते हैं। ओके। 12 है अनियमित ज्वर, इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर का मतलब है कि यह ज्वर पूर्ण रूप से अनियमित होता है एवं इसे ज्वर की किसी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अनियमित ज्वर का मतलब है कि यह ज्वर पूर्ण रूप से अनियमित होगा, कब आएगा कब जाएगा कितना दिन रहेगा कोई पता नहीं रहेगा, इसीलिए इसे ज्वर के किसी भी श्रेणी में इरेगुलर फीवर को नहीं रखा जाता है। 13 है कंपकंपी या जूरी। राइजर भी एक प्रकार का जो है फीवर ही होता है जो कंपकंपी वाला होता है। इसमें तीव्र एवं आकस्मिक रूप से कंपकंपी या दौरा पड़ता है, जिसमें तापमान जो है अति ज्वर की अवस्था तक बढ़ जाता है, जैसे मलेरिया। मलेरिया एक कंपकंपी वाला होता है। इसमें तीव्र एवं आकस्मिक रूप से कंपकंपी या दौरा पड़ता है। क्या होता है कि इसमें तीव्र एवं आकस्मिक रूप से कंपकंपी या दौरा पड़ता है, ठीक है। इसमें तापमान अति ज्वर की अवस्था तक बढ़ जाता है, जैसे मलेरिया। मलेरिया में बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है और वह फीवर जो है काफ़ी ज़्यादा कंपकंपी के साथ दौरा पड़ने जैसा आता है, ठीक है।
अब है 14 सब नॉर्मल टेम्परेचर, अब समान तापमान। जब शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाता है तब उसे अब समान तापक्रम कहते हैं, सब नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। यानी जब तापमान बॉडी का नॉर्मल से भी कम हो जाए तो उसे सब नॉर्मल कहते हैं, सब नॉर्मल टेम्परेचर। ओके। 15 है निम्न ज्वर। निम्न ज्वर का मतलब है कि इसमें बुखार जो है लो पायरेक्सिया में 99 से 100 फ़ारेनहाइट के बीच रहता है तो उसे लो पायरेक्सिया कहते हैं। ठीक है। सीमित सीमित ज्वर यानी मॉडरेट पायरेक्सिया, तो मॉडरेट यानी मध्यम मध्यम बुखार होता है तो उसमें 100 से 103 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है तो मॉडरेट होगा। 17 है हाई पायरेक्सिया। हाई पायरेक्सिया का मतलब है कि इसमें बुखार जो है 103 से 105 के बीच रहता है टेम्परेचर, तो वह हाई पायरेक्सिया होगा। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब है कि जब बुखार 105 से भी अधिक हो जाए, 105 फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाए तो यह अति ज्वर कहलाता है। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि जब फीवर 105 या इससे ऊपर हो जाए तो यह हाइपरथर्मिया होता है। और हाइपोथर्मिया का मतलब है कि तापमान का कमना, यानी 95 फ़ारेनहाइट से अगर बुखार कम जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, यानी उष्मीय कम होना। तो ये 20 प्रकार मैंने बुखार का बता दिया। आपको जितना याद रहे 15 ही याद रहे, 15 प्रकार लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं इसके प्रकार को। तो एक बार और जो है प्रकार देख लीजिए बुखार के। पहला है ज्वर का प्रारंभ, ऑनसेट, ऑनसेट फीवर मतलब शुरुआती अवस्था। अधिकतम ज्वाराक्रांत या इसी को अंतरावस्था भी कहते हैं। एक है डिक्लाइन मतलब ह्रास होना। एक है आपका क्राइसिस यानी संक्रमण ह्रास। अब इसी को ट्रू और फॉल्स में बांटा गया है क्राइसिस को। एक है लाइसिस। ठीक है। छठा है निरंतर ज्वर या इसी को स्थिर ज्वर कहते हैं। अल्प विरामी है मतलब रेमिटेंट फीवर है। आठवां है सविरामी यानी दैनिक फीवर है। नौवां है विलोम ज्वर यानी इन्वर्स फीवर है। 10वां है पक्का ज्वर, इसी को दोलायमान ज्वर कहते हैं। 11 है पुनरावृत्ति ज्वर या इसी को प्रत्यावर्ती ज्वर भी कहते हैं। 12 है अनियमित ज्वर यानी इसी को इरेगुलर फीवर कहते हैं। 13 है कंपकंपी या जूरी यानी राइजर है। 14 है अवसमान तापक्रम यानी सब नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। 15 है निम्न ज्वर यानी लो पायरेक्सिया। 16 है सीमित ज्वर यानी मॉडरेट पायरेक्सिया। 17 है हाई पायरेक्सिया यानी उच्च ज्वर। 18 है अति ज्वर यानी हाइपर पायरेक्सिया। 19 है अति उष्मीयता यानी हाइपरथर्मिया। और 20 है अउष्मीयता मतलब हाइपोथर्मिया। समझ गए। तो इतना प्रकार आपको लिखना पड़ेगा फीवर के प्रकार में, मैंने बता दिया। आपको जितना प्रकार याद रहे आप लोग कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल इंग्लिश दे दिया है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन को समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं आपका उनका काम, बाद में फिर कहिएगा कि सर मैंने तो तैयारी नहीं किया है, मैंने नहीं पढ़ा है, कैसे होगा। तो कैसे होगा आप जानिए, आपका काम जानेगा। मैं दो बार मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग देखते नहीं है। 3 मिनट 4 मिनट वही पहले वाला ही सिस्टम है, 3 मिनट 4 मिनट देखते हैं। 30 35 मिनट वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।